आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के विषय विज्ञान के बारे में, जो कि मॉडल प्रश्न पत्र है, जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 9, 10th, 11 एंड 12th का। तो आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्लास 10th के विज्ञान के बारे में, जो आपका एग्जाम होने वाला है 1.5 घंटे का, जो कि 40 नंबर का एग्जाम होगा, यानी 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इसमें से देखिए कंडीशन क्या क्या है कि सभी प्रश्न के उत्तर क्या अनिवार्य होगा। क्या होगा? सभी प्रश्न के उत्तर होगा अनिवार्य। कुल प्रश्न की संख्या 40 है। कितना है? कुल 40 प्रश्न है। कुल कितना है? 40 प्रश्न दे रखा है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। प्रत्येक प्रश्न के कितना विकल्प है? 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें से सही विकल्प को आपको क्या करना? चयन करना, यानी सही ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। और कोई गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इसमें माइनस मार्किंग नहीं दिया गया भाई, इसलिए आपको डरना नहीं है। इसमें से माइनस मार्किंग नहीं है कि मेरा गलत, अगर गलत मारेंगे तो मेरा सही नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ कंडीशन इसमें नहीं। वो कंडीशन होता है जब हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, वहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई होता है कि माइनस मार्किंग वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे आपका माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको पूरा आंसर बना के ही आना है इसमें 40 का 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, इसमें डरना नहीं है, पूरा एनसीईआरटी लेवल पे क्वेश्चन है। आपका एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो पूरा स्टडी तो नहीं हो पाया है। आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना के वजह से पूरा हम लोग पढ़ नहीं पाए अच्छा से। तो जो भी पढ़े हैं, अगर थोड़ा बहुत भी अगर रिवीजन किए हैं अच्छे से, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आपको बहुत आसान लगेगा और समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन है। बहुत आसान है। जो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन देते रहें और आपका पूरा मॉडल पेपर का जो प्रश्न है वो सारा तैयारी करा दें, और आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें आपका 90% मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए सी यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी करेक्ट होगा इसका सी नंबर। अवतल दर्पण होता क्या है कि जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं कि सैलून में देखते हैं कि अगर शीशा में देखते हैं तो मेरा ही प्रतिबिंब उधर से दिखता है हमको, तो वो क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध जो होता है वो होता है F=R/2। F=R/2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या बोला है कि प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है? वो क्रिया होता है आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो दर्पण होगा। वो दर्पण क्या कहलाएगा भाई? समतल तथा उत्तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समतल तथा उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समतल तथा उत्तल दर्पण। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहता है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधे प्रतिबिंब बनाता है, तो वो दर्पण कौन होगा? तो समतल भी होगा और उत्तल भी होगा, यानी जब भी उसको देखेंगे उस दर्पण से तो क्या लगेगा? बराबर ही लगेगा, यानी कि वस्तु के बराबर के आकार में सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है भाई? 2 नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है कि 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा
किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसकी फोकस दूरी को क्या होगी? तो इसको सेंटीमीटर को अगर मीटर में मीटर बदलेंगे तो इसमें 0 पॉइंट कितना होगा, 0 पॉइंट हो जाएगा 50 मीटर होगा। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगा, फोकस दूरी उसका क्या हो जाएगा भाई? फोकस दूरी उसका होगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको मीटर 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसका 0.50 मीटर का लाएगा, 0.50 मीटर होगा। जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। इसको जब निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, 7 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 मीटर फोकस दूरी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि 1 डायोप्टर होगा। कितना होगा? 1 डायोप्टर होगा, यानी मीटर 1 मीटर फोकस दूरी की दूरी को डायोप्टर में मापते हैं तो क्या होगा? 1 डायोप्टर, यानी 1 डायोप्टर में होगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें होता है? जल में। किसमें होता है? जल में। जल में प्रकाश का जो वेग होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है, यानी कि न्यूनतम होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तब उसका आंसर हो जाता है ए। कितना हो जाता है? निर्वात में हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? जल में होता है। किसमें होता है? जल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 11 नंबर में दिया है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, कितना होगा? बी ना, 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर, उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, कितना क्षमता होगा? 2 डायोप्टर होगा। कितना होगा? 2 डायोप्टर होगा। 50 सेंटीमीटर की तो उसकी क्षमता कितना होगा? 2 डायोप्टर में होगा। क्लियर है यहाँ तक? प्रकाश का वेग सार्वत्रिक होता है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आया था कि कम, यानी कि सबसे कम किस में होता है, तो किस में होता है? जल में। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे देख, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, यानी किस में होता है भाई? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वात में होगा। किस में होगा? निर्वात में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी है, दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्माक्षेपी है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा श्वसन में। किस में होता है? श्वसन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि चिप्स के पैकेट विकृति गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स का पैकेट देखें आप लोग, लेस या कुरकुरे खाते हैं तो उसमें क्या कहता है? चिप्स का पैकेट लेस देखें, उसमें से हवा भरा रहता है, उसमें से कहता है कौन सा गैस भरा रहता है, तो उसका होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि नाइट्रोजन भरा रहता है। नाइट्रोजन गैस इसमें भरा जाता है। ठीक है, ताकि वो खराब नहीं हो, उसमें फफड़ी नहीं लगे, तो उसको कभी खराब नहीं हो, इसलिए उसको बचाने के लिए क्या होता है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि नाइट्रोजन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 16 नंबर, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना लोहे में जो जंग लगता है वो बोलता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा संयोजन। क्या हो जाएगा? संयोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका संयोजन। संयोजन अभिक्रिया से गैस जंग लगता है किसी किसी लोहे में। ठीक है, कहता दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए ZnO प्लस सी से रिएक्शन जब कराया गया तो इसमें अभिक्रिया कराया गया तो क्या बना? Zn प्लस CO। तो CO से क्या हो रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि CO का अपचयन हो रहा है, यानी कि CO। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 17 तक क्लियर हो गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा कि दिए गए कौन सा रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण संतुलित है? दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। तो यहाँ पे CaOH का होल 2 प्लस CO2 को जब अभिक्रिया कराई गई तो यहाँ पे CaCO3 प्लस H2O से कराया गया। तो इस ऑप्शन नंबर 18 का ए हो जाएगा। ये रिएक्शन क्या है? पूरा तरह से क्या है? संतुलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखिए यहाँ पे Pb प्लस CuCl2 का जब रिएक्शन कराया गया तो यहाँ पे PbCl2 बनाया। ठीक है, प्लस Cu, तो Cu का अभिक्रिया हो रहा है। किसका हो रहा है? Cu का अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा PbCl2 प्लस Cu, यानी इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विस्थापन। किसका हो जाएगा? विस्थापन का हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? दिए गए पदार्थ में कौन सा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? कौन सा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा डी, यानी कि प्याज। क्या हो जाएगा? प्याज एक ऐसा है चीज है जो कि गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्याज। कहता हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? जब भी हड्डी किसी का पैर टूटता है, हाथ टूटता है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसे प्लास्टर करता है। क्या करता है? प्लास्टर करता है। तो प्लास्टर और पेज का ये था CaCO4 इंटू हाफ H2O। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, 21 का डी। क्लियर है? तो कहता विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर और पेरिस बोलते हैं इसको। ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? ये सभी कोई जानते हैं, CaCO2 CaCO2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 22 का सी हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का ये फार्मूला होता है। ठीक है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? इस चित्र में कौन सी, क्वेश्चन नंबर 23, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? कौन सी अभिक्रिया हो रही है? वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। देखिए इसमें क्या की जगह रिएक्शन कराया गया है। देखिए क्या कर रहा है? प्लास्टिक भाग, हाइड्रोजन जल रबर डार्क कैथोड। जब रिएक्शन किया गया बैटरी की तो यहाँ पे इसका क्या हो गया? 23 का ऑप्शन चला जाएगा। कितना चला जाएगा? बी नंबर, यानी कि वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोजन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तनुकरण अभिक्रिया में होती है। तनुकरण अभिक्रिया में होती है। क्या होता है उसमें? तनुकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि H प्लस और OH माइनस आयन के सांद्रण को कमी करता है। OH आयन में हाइड्रोजन और आयन के सांद्रता में कमी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 का सी। ठीक है, 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? 26 के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर जगह AgBr
जब रिएक्शन कर लेंगे तो Ag+Br बन जाएगा। ठीक है, Ag+Br। चलिए अब अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा मतलब अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो किससे होगा इसका ऑप्शन 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, खाद्य रिक्तिका से। खाद्य रिक्तिका से ये भोजन ग्रहण करता है। पाचन प्रक्रिया में वसा का अम्लीयकरण, यहाँ पे लिख दिया अम्लीकरण, इसमें होगा अम्लीकरण कौन करता है? पाचन प्रक्रिया में वसा का अम्लीकरण कौन करता है? यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, अम्लीकरण होगा इसमें। तो यहाँ पे होगा कौन करता है? तो ये करता है पित्त करता है। ठीक है, 29 में क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? इसका आंसर चला जाएगा सी, यानी कि जीव में बात हुआ है तो इसका चला जाएगा किसमें? अमीबा में। ठीक है, अमीबा होगा इसका आंसर। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितना कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। तो श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका चला जाएगा ए, क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए, 31 का ए। चलिए, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा वृक्काणु। क्या हो जाएगा? वृक्काणु। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 को ध्यान से देखिएगा। कहता है वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? फिर से सुनिएगा, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अपोहन। क्या कहलाता है? अपोहन कहलाती है। ठीक है, जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना क्या होगा? भ्रूण का बनना। जनन का मूल घटना जनन का युग्मनज का बनना, डीएनए की प्रकृति का बनना। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डीएनए की प्रकृति क्या बनना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्वेश्चन 35 का ए नंबर हो जाएगा बहुखंडन। क्या हो जाएगा? बहुखंडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा देखते हैं 36। नर युग्म तथा मदा युग्मन के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक तथा मदा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा परागन। क्या कराएगा? परागन कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी 36 का बी हो जाएगा। क्लियर है? लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, यानी 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? इसका हो जाएगा 1.4, यानी कि 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, यानी 39। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? 39 का हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो वो क्या होगा? मीथेन होगा। ठीक है, कहता है 14 नंबर देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? कितना का? फिर से सुनिएगा, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना
चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये पहला सेट समाप्त हो गया। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे और आपका पूरा मॉडल सेट का तैयारी हो जाए। हम आपको अगला वीडियो में इसका मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे। आज आपका फर्स्ट मॉडल पेपर, साइंस का फर्स्ट मॉडल पेपर हो गया और 4 इसमें बचा है। इसके बाद हम लोग मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे। तो वीडियो के साथ अगर इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे और आपका पूरा बोर्ड एग्जाम का तैयारी हो जाए। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए ताकि आपको 90% रिजल्ट आ सके बोर्ड एग्जाम में। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद,